हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं कमलेश आनंद, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2, सदर सागर। आज हम कक्षा 12वीं लेखांकन के प्रथम अध्याय के अंतर्गत गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे या अलाभकारी संस्थाओं के लेख का अध्ययन करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए, 11वीं में हम पढ़ के आए हैं कि व्यापारिक संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो बता दें आपकी जानकारी के लिए कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है या जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती हैं उन्हें व्यावसायिक संस्थाएं या व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है। इसके विपरीत ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ से संबंधित नहीं है, अर्थात वो लाभ के लिए स्थापित नहीं होती हैं, उन संस्थाओं को गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं कहा जाता है। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सेवा, जन कल्याण, मानव सेवा, वृद्धों की सेवा, बच्चों का भरण पोषण, जो अनाथ बच्चे होते हैं उनके लिए कार्य करना। कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जो समाज के असहाय व्यक्तियों के लिए काम करती हैं। तो ये सभी संस्थाएं गैर व्यापारिक संस्थाएं या अलाभकारी संस्थाएं कहलाती हैं। आप अपने आसपास के परिवेश में ऐसी संस्थाओं को भली भांति जानते होंगे। इनमें मुख्य रूप से विद्यालय, चिकित्सालय या अस्पताल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये संस्थाएं सभी गैर व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। यदि हम देखें परिभाषा के रूप में कि ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि इनकी स्थापना समाज कल्याण के लिए की जाती है, उन्हें अलाभकारी संस्थाएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें जैसे अस्पताल, धार्मिक स्थल, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि। इनका उद्देश्य जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि व्ययों को संतुलित रखना है, मतलब इनके पास जो आय होती है उससे अधिक ये खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ये संस्थाएं जो होती हैं इनके लाभ के लिए कोई कार्य थोड़ी किए जाते। तो इनके पास जितनी आमदनी होती है उस आमदनी के अनुसार ही अपने व्यय करती है, इसलिए यह संस्थाएं अपने व्ययों को संतुलित रखती हैं। फिर दूसरा इसका उद्देश्य है शुद्ध आय की गणना करना। इसका मतलब है कि इन संस्थाओं के जो सदस्य होते हैं या जो इसके कार्यकर्ता होते हैं उनसे कितनी आय प्राप्त होती है उसको ज्ञात करना भी इनका उद्देश्य है। फिर इनके लिए जो आय होती है उस पर सरकार कर लगाती है,
जिसे आयकर कहा जाता है, इनकम टैक्स बोलते हैं, उसकी गणना करना भी इन संस्थाओं का उद्देश्य होता है। फिर इन संस्थाओं को ये भी देखना पड़ता है कि एक निश्चित अवधि में इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। कहने का मतलब इनके पास जो आमदनी हुई थी उसमें से जितना खर्च हो गया है या व्यय हो गया है, इसके बाद उस आमदनी में क्या कमी आई है या और सदस्य जुड़े हैं संस्था के तो क्या वृद्धि आई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये संस्थाएं जो हैं हिसाब की किस पद्धति को अपनाती हैं। तो हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं तो सुने, ध्यान से देखें कि चूँकि इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, लाभ के लिए ये संस्थाएं स्थापित नहीं होती हैं, तो ये जो एक सरल पद्धति होती है लेखांकन की, उस पद्धति को अपनाती हैं जिसे कहते हैं रोकड़ पद्धति। अब ये रोकड़ पद्धति अपनाने के क्या कारण हैं, तो अभी बताया मैंने कि रोकड़ पद्धति एक सरल पद्धति होती है। इसे आसानी से कोई भी व्यवसायी या गैर व्यावसायिक संस्था रख सकती है। इसके लिए किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती, किसी विशेष नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह एक सरल पद्धति है, इसलिए गैर व्यापारिक संस्थाएं इस पद्धति को अपनाती हैं। दूसरा फिर इसका अपनाने का कारण है कि यह पद्धति जो होती है रोकड़ पद्धति, यह कम खर्चीली होती है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल रोकड़ पुस्तक ही रखी जाती है, अन्य किसी और पुस्तकों की आवश्यकता नहीं होती। तो यह कम खर्चीली भी होती है। दूसरी तरफ इसमें किसी ऐसे व्यक्तियों का भी उपयोग में नहीं लाना पड़ता है जो विशेषज्ञ होते हैं, मतलब इसे सामान्य जानकार व्यक्ति भी कर सकता है। फिर चूँकि यह पद्धति व्यावसायिक उद्देश्य से स्थापित नहीं होती, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के उधार लेन देनों को नहीं लिखा जाता, केवल नगद व्यवहारों को लिखना होता है, इसलिए यह पद्धति सरल पड़ती है। अगला, रोकड़ पद्धति से हमें इस बात की भी जानकारी मिलती है कि हमारी नगद प्राप्तियां कितनी हैं तथा दूसरी ओर हमने नगद कितने भुगतान किए हैं। तो प्राप्ति भुगतान का भी रोकड़ पद्धति अपनाने से आसानी से पता लग जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो अलाभकारी संस्था है, गैर व्यापारिक संस्था है, वह अपने हिसाब के कौन कौन सी पुस्तकें रखती हैं या हिसाब के कौन कौन से रजिस्टर अपने पास रखती हैं। तो प्रमुख रूप से देखें, रोकड़ पुस्तक जैसा अभी बताया गया है, जिसमें प्राप्ति भुगतान खाता तैयार किया जाता है या रोकड़ खाता तैयार होता है। फिर स्मरण पुस्तक, इसमें भी वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो संस्था को आमदनी होती है, आय होती है या लेन देन होते हैं, तो मेमोरेंडम बुक बोलते हैं इसे, इसको रखती है। फिर एक पुस्तक रखी जाती है स्टॉक रजिस्टर, ये वो पुस्तक कहलाती है जिसमें यदि संस्था ने कोई सामग्री आदि खरीदी है तो उसका इसमें लेखा किया जाता है। सामग्री से मतलब व्यावसायिक सामग्री नहीं है, यहाँ पर फर्नीचर है, फिक्चर्स है, कोई टेंट वगैरह हैं, या खेल संस्था है तो खेल सामग्री है, तो इन सब के इस रजिस्टर में लेखा किया जाता है। फिर
मीटिंग रजिस्टर एक होता है। जब ये संस्था होती हैं तो अलग अलग समय पर इनकी मीटिंग या बैठकें आयोजित होती रहती हैं, तो उसका भी इसमें उल्लेख होता है कि किस समय पर कौन से उद्देश्य से क्या मीटिंग रखी गई, तो एक मीटिंग रजिस्टर भी होता है। फिर एक आय का रजिस्टर होता है जिसमें दान व चंदा लिखा जाता है। तो दान रजिस्टर में दान की प्राप्त राशि को लिखा जाता है और चंदा रजिस्टर में चंदा से प्राप्त राशि को लिखा जाता है। फिर मजदूरी रजिस्टर होता है एक, या वेतन रजिस्टर भी बोल सकते हैं, जिसमें जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उनके लिए जो वेतन या मजदूरी का भुगतान किया जाता है उसको लिखा जाता है। अब ये देखते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाता और रोकड़ खाता में अंतर क्या है। तो देखें कि अंतर का आधार देखें, यदि समय या तारीख देखें कि प्राप्ति भुगतान खाता तारीख वार तैयार नहीं होता, क्योंकि सदस्य जब भी आए उसने जो राशि दे दी उसमें इसको लिख लिया जाता है, तो यह तारीख वार तैयार नहीं होता है। जबकि रोकड़ पुस्तक तारीख वार तैयार होती है। फिर शीर्षक में देखें, प्राप्ति भुगतान खाता में सब उचित शीर्षकों में बांटकर लिखा जाता है। जो छोटे छोटे शीर्षक होते हैं उनको बांटकर इसमें लिखा जाता है और एक शीर्षक से संबंधित राशि एक जगह लिखी जाती है। जबकि रोकड़ पुस्तक में जो लेखे होते हैं वो विस्तार पूर्वक लिखे जाते हैं। ठीक। फिर है संस्थाएं, जो प्राप्ति भुगतान खाता है या व्यापारिक संस्थाएं नहीं रखती हैं, केवल गैर व्यापारिक संस्थाएं रखती हैं। लेकिन रोकड़ पुस्तक जो है यह व्यापारिक संस्थाएं और गैर व्यापारिक संस्थाएं दोनों रख सकती हैं। फिर बनाने का समय, जो प्राप्ति भुगतान खाता है वह एक निश्चित अवधि के बाद बनाया जाता है, जबकि रोकड़ खाता है जैसे जैसे प्राप्तियां और भुगतान होते जाते हैं वैसे वैसे यह तैयार किया जाता है। सार, यह जो प्राप्ति भुगतान खाता है रोकड़ पुस्तक का सारांश होता है, मतलब निचोड़ होता है। और यह जो रोकड़ पुस्तक है आय और व्यय का सार नहीं होता, क्योंकि इसमें सभी आय, नगद आय और सभी नगद भुगतान लिखे जाते हैं। अच्छा, एक शब्द आया है यहाँ पे, आगम शोधन। तो ये जो प्राप्ति भुगतान खाता होता है इसे ही आगम और शोधन कहते हैं। आगम मतलब आना और शोधन मतलब भुगतान होना। फिर आधार, प्राप्ति भुगतान खाता का आधार रोकड़ पुस्तक है और इसका आधार, रोकड़ खाते का आधार जो है जो व्यावसायिक लेन देन है उसके आधार पर ही तैयार होता है। अब देखें, यदि प्राप्ति भुगतान खाता खोलने के लिए क्या बातें ध्यान में रखना चाहिए। प्राप्ति भुगतान खाता जब प्रारंभ करते हैं तो रोकड़ शेष से प्रारंभ होता है। मतलब इसके डेबिट पक्ष में जब हम प्रारंभ करेंगे तो पिछले वर्ष का जो अंतिम रोकड़ शेष होता है वह इस वर्ष का प्रारंभिक रोकड़ शेष होता है, जिससे यह खाता तैयार किया जाता है। दूसरा, इसमें केवल नगद प्राप्तियों व नगद भुगतानों का ही लेखा किया जाता है। तीसरा, इसमें पूंजी व आगम सभी व्यवहार लिखे जाते हैं।
मतलब इसमें जैसे संपत्तियां खरीदी हैं या दायित्वों का भुगतान किया है तो इनका भी लेखा किया जाएगा। फिर इसमें किन्हीं समायोजनों जैसे अदत्य व उपार्जित का लेखा नहीं किया जाता। इसमें पूर्वदत्त और अनुपार्जित का लेखा किया जाता है। पूर्वदत्त मतलब पहले प्राप्त होना, अनुपार्जित मतलब ये भी पहले प्राप्त होना है जिसका उपार्जन अभी हुआ नहीं लेकिन प्राप्त हो चुकी होती है, और पूर्वदत्त मतलब पहले भुगतान किया जा चुका है तो इसका लेखा किया जाता है। क्योंकि पहले अपन ने यदि नगद रुपए दे दिए हैं तो अपने यहाँ से रोकड़ नगद चली गई तो नगद भुगतान हुआ ना, इसलिए इसमें पूर्वदत्त का लेखा किया जाता है। फिर अगला पॉइंट देखें, इसमें गत वर्ष व आगामी वर्ष के प्राप्ति भुगतान का लेखा किया जाता है। मतलब पिछले वर्षों के और आगामी वर्षों की यदि कोई प्राप्ति है, कोई भुगतान है तो उनका लेखा किया जाएगा। और जब हम दोनों पक्षों का योग करते हैं, मतलब प्राप्ति में डेबिट में समस्त नगद प्राप्तियां और क्रेडिट में समस्त नगद भुगतानों का लेखा करने के बाद जब दोनों का योग करते हैं तो हमेशा डेबिट पक्ष का योग क्रेडिट से बड़ा आएगा और इस प्रकार से इसे हम डेबिट शेष कहते हैं। जो क्रेडिट में बैलेंस बचेगा वह डेबिट शेष का बैलेंस कहलाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राप्ति भुगतान खाते का शेष सदैव डेबिट शेष ही होता है। ये प्रारूप देखें, देखो ये प्रारूप सभी प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप डेबिट है। बाएं पक्ष में प्रारंभिक शेष है, चंदा है, गत वर्ष का प्राप्त चंदा है, चालू वर्ष का नगद प्राप्त चंदा है, आगामी वर्ष का प्राप्त चंदा है, कोई प्रवेश शुल्क है, सदस्यता शुल्क है, आजीवन सदस्यता शुल्क है, दान है, संपत्ति की बेचने से आय है, रद्दी की बिक्री से कोई प्राप्ति है या आय है, कोई सरकारी सहायता प्राप्त हुई है, कोई अनुदान प्राप्त हुआ है, मान लो संस्था के पास कोई ग्राउंड है, मैदान है या कॉन्फ्रेंस हॉल है, उनको किराए पे दिया है तो उसका प्राप्त किराया, मान लो संस्था ने किसी को राशि उधार दे रखी है तो उससे प्राप्त ब्याज, या विनियोग किया है तो विनियोग पर प्राप्त ब्याज, है ना। जो ड्रामा है या खेल आयोजन होते हैं इनकी जो बिक्री होती है, इनके टिकट की बिक्री होती है तो मनोरंजन से प्राप्ति या अन्य कोई भी नगद प्राप्तियाँ होंगी वो सब डेबिट में लिखी जाएंगी। इसी तरह क्रेडिट की मदें देखें, इसमें नगद भुगतान, किराया, वेतन, मजदूरी, ब्याज, सामान्य व्यय, बिजली व्यय, बीमा, कर, कोई संपत्ति का क्रय, खेल सामग्री का क्रय, यदि किराए के लिए कोई हॉल आदि किराया से लिया है तो उसका किराया, जलपान खर्च, जब कोई मेहमान आते हैं या बाहरी दूसरी संस्थाओं के लोग आते हैं, आयोजक आते हैं तो उनका जलपान खर्च, कोई ड्रामा का आयोजन किया है तो उस पर होने वाले खर्च, प्रबंधक का वेतन, अंकेक्षण शुल्क, मुद्रण शुल्क, अन्य कोई व्यय। और इस प्रकार से डेबिट और क्रेडिट करने के बाद जो शेष बचता है उसे हम अंतिम रोकड़ शेष कहते हैं, जो डेबिट का शेष होता है। अब देखते हैं आय व्यय खाता। प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त नगद प्राप्तियों नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है, किंतु प्राप्ति भुगतान खाते से गैर व्यापारिक संस्था या किसी भी संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए इन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति जानने के लिए
एक खाता तैयार किया जाता है जिसे नाम मात्र का खाता कहते हैं, आय व्यय खाता। ध्यान रखना, प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है, लेकिन आय व्यय खाता एक नाम मात्र का खाता होता है। तो गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी एक वर्ष की आय व्यय की स्थिति जानने के लिए जो खाता तैयार करती हैं उसे आय व्यय खाता कहते हैं। इसका स्वभाव नाम मात्र का होता है। अब ये क्यों बनाया जाता है, देखें इसके उद्देश्य। संस्था की आय व व्यय की जानकारी प्राप्त करने के लिए, विभिन्न प्रकार के समायोजन करने के लिए, जैसे जो समायोजन प्राप्ति भुगतान खाते में छूट गए थे या उन्हें शामिल नहीं किया गया था, उन समायोजनों को यहाँ पर शामिल किया जाता है। जैसे अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित, अनुपार्जित आदि और ह्रास। फिर इस खाते के साथ चिट्ठा बनाकर संपत्ति व दायित्व के सही मूल्य का पता लगाया जाता है। मतलब आय व्यय खाते के साथ चिट्ठा बनाया जाता है, जबकि प्राप्ति भुगतान खाते के साथ नहीं बनाते हैं। फिर आयकर की गणना करने के लिए, इनकम टैक्स की गणना के लिए और प्राप्त चंदे की राशि ज्ञात करने के लिए यह खाता तैयार किया जाता है। अब प्राप्ति भुगतान खाता से आय व्यय खाता बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए या क्या नियम अपनाए जाते हैं, तो देखें। आय व्यय खाता में प्राप्ति भुगतान खाते का रोकड़ शेष नहीं लिखा जाता, मतलब ना प्रारंभिक रोकड़ शेष और ना अंतिम रोकड़ शेष। फिर प्राप्ति भुगतान खाते की केवल आगम मदें ही लिखी जाती हैं। प्राप्ति भुगतान खाते की केवल आगम मदें लिखी जाती हैं, पूंजीगत मदों को नहीं लिखा जाता, क्योंकि जो आय व्यय खाता है नाम मात्र का खाता है, इसलिए इसमें केवल आगमगत मदों का ही लेखा किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, ये जो आय व्यय खाता होता है यह केवल चालू वर्ष की मदों से संबंधित होता है। इसमें गत वर्ष की या आगामी वर्ष की मदों का लेखा नहीं किया जाता। फिर आवश्यक सभी समायोजन का लेखा किया जाता है, बता चुके पूर्व में, ठीक है ना। फिर इसके साथ चिट्ठा भी बनाया जाता है जिसमें पूंजीगत मदें लिखी जाती हैं। मतलब जो प्राप्ति भुगतान खाते में दोनों प्रकार की मदें शामिल हुई थी, उनमें से आयगत मदों को आय व्यय खाते में शामिल करते हैं और जो पूंजीगत मदें बचती हैं उनको हम कहाँ ले जाते हैं, चिट्ठे में। अब चिट्ठा बनाते इसके तो क्या बातें हैं ध्यान रखने वाली, कि इसमें पूंजी कोष ज्ञात करना पड़ता है। पूंजी कोष कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले चिट्ठा बनाने के लिए पूंजी कोष ज्ञात करना होता है, अर्थात प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करनी पड़ती है। तो इसमें प्रारंभिक जो संपत्तियां होती हैं और प्रारंभिक दायित्व होते हैं, इनका अंतर ही पूंजी कोष या प्रारंभिक पूंजी कहलाता है। फिर आधिक या घाटा को जोड़ना, मतलब जो पूंजी आ जाती है उसमें आय व्यय खाते से जो आधिक आता है तो उसको जोड़ दिया जाता है, और यदि घाटा आता है या कमी आती है तो उसको पूंजी कोष में से घटा दिया जाता है। फिर संपत्ति पक्ष में जो संपत्तियां लिखी जाती हैं उनका शुद्ध मूल्य लिखा जाता है, मतलब उसमें से ह्रास को घटा दिया जाता है। फिर संपत्ति में जो उपार्जित आय या पूर्वदत्त व्यय है इसका समायोजन करके लिखा जाता है, और दायित्व में भी जो अन्य दायित्व हैं, जो अदत्त व्यय हैं, इनका समायोजन भी करके लिखा जाता है। जो अनुपार्जित आय है उसको भी दायित्व में शामिल करते हुए लिखते हैं। देखें, आपके इस भाग में, इस अध्याय में कुछ नई विषय शब्दावली आई है। आजीवन सदस्यता शुल्क, तो ये वो शुल्क है, आजीवन सदस्यता शुल्क, जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था में
जीवन भर के लिए सदस्यता ग्रहण की जाती है तो इसके संबंध में जो शुल्क दिया जाता है या संस्था द्वारा लिया जाता है उसे आजीवन सदस्यता शुल्क कहते हैं। यह संस्था की या गैर व्यापारिक संस्था की आय होती है। यह पूंजीगत मद है। फिर प्रवेश शुल्क, ठीक जैसे किसी विद्यार्थी का जब किसी विद्यालय में प्रवेश किया जाता है तो उसे शुल्क देना पड़ता है, इसी प्रकार जब कोई सदस्य, कोई व्यक्ति किसी संस्था में, किसी गैर व्यापारिक संस्था में प्रवेश लेता है तो उसे शुल्क देना पड़ेगा या देना पड़ता है। तो यह शुल्क प्रवेश शुल्क या एडमिशन फीस कहलाती है। यह भी आयगत होती है। दान या सामान्य दान या विशिष्ट दान। दान किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था के लिए दी गई उपहार या कोई राशि उस संस्था के लिए दान कहलाता है। किसी संस्था द्वारा किसी व्यक्ति से उपहार स्वरूप ली गई राशि या कोई वस्तु या संपत्ति उस संस्था के लिए दान कहलाता है। दान इसमें दो प्रकार के होते हैं, सामान्य दान और विशिष्ट दान। सामान्य दान जो प्रायः लोगों द्वारा समय समय पर दिए जाते रहते हैं वो सामान्य दान कहते हैं, जिसे आयगत मानकर आय व्यय खाते में लिखते हैं। जबकि विशिष्ट दान पूंजीगत होता है, क्योंकि यह बार बार या हमेशा प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसको चिट्ठे में दर्शाते हैं। फिर अगला जो है वसीयत। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था के लिए कोई राशि या संपत्ति उस संस्था के नाम कर दी जाती है तो उसे हम वसीयत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी संस्था को कोई संपत्ति या कोई राशि दे दी जाती है या उसके नाम कर दी जाती है तो उसे हम वसीयत कहते हैं। यह अनिश्चित आय है तो यह भी पूंजीगत होती है। फिर है विशेष कोष। ऐसे कोष जिनका निर्माण विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है या विशेष उद्देश्य या विशेष काम करने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है, तो ऐसे कोष को विशेष कोष कहते हैं, स्पेशल फंड कहते हैं। फिर है समर्पित निधि। यह संस्था के सदस्यों या अन्य व्यक्तियों द्वारा संस्था को दी गई रकम या संपत्ति समर्पित निधि या स्थिर दान कोष कहलाती है। फिर है मानदेय। मानदेय स्पष्ट है कि जब किसी व्यक्ति को उसके निश्चित कार्य के बदले में जो राशि दी जाती है या भुगतान की जाती है तो यह उसका मानदेय कहलाता है।
तो विद्यार्थियों, आज आपको पहले अध्याय का ये पीपीटी कैसा लगा, कृपया कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।